जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 6 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 131। तो दोस्तों अभी हाल ही में महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 को जारी किया गया है और इस सूचकांक को जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो के द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में 181 देशों को शामिल किया गया था और इन 181 देशों में महिलाओं की स्थिति को देखा गया है और उसके आधार पर रैंक की गई है। दोस्तों सूचकांक में 13 संकेतक शामिल किए गए थे जिसमें महिलाओं की भागीदारी, न्याय और सुरक्षा को शामिल किया गया था। डेनमार्क पहले स्थान पर है जिसका स्कोर है 0.939। आइसलैंड दूसरे, नॉर्वे और स्वीडन तीसरे स्थान पर हैं संयुक्त रूप से। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत 0.607 अंक के साथ 131वें स्थान पर है, जो कि ये दर्शाता है कि भारत में स्थिर प्रगति हो रही है लेकिन प्रगति असमान है। अफगानिस्तान इस रैंकिंग में या इस सूचकांक में सबसे नीचे है, उसकी जो रैंक है वो है 181। यमन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सीरिया और सूडान भी सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 676 मिलियन महिलाएं पिछले वर्ष संघर्ष से प्रभावित हुई हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में जारी किए गए हैं। जैसे मानव विकास रिपोर्ट 2025 को यूएनडीपी ने जारी किया था। 193 देश इसमें शामिल थे। आइसलैंड टॉप पर और भारत का 131वां स्थान था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जारी किया था। 180 देश इसमें शामिल थे। नॉर्वे टॉप पर, भारत 151वें स्थान पर रहा है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में 170 देश शामिल थे। भारत को 36वां स्थान हासिल हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक को आईईपी ने जारी किया था। 163 देश इसमें शामिल थे। आइसलैंड टॉप पर था, भारत को 115वां स्थान मिला था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया था। 180 देश इसमें शामिल थे। डेनमार्क टॉप पर, भारत को 96वां स्थान हासिल हुआ था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 को ग्लोबल फायर पावर.com के द्वारा जारी किया गया था। 145 देश इसमें शामिल थे। अमेरिका टॉप पर, भारत को चौथा स्थान हासिल हुआ था। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 को हैनले एंड पार्टनर्स ने जारी किया था। 195 देश इसमें शामिल थे। सिंगापुर इसमें टॉप पर और भारत को 85वां स्थान में। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को हाल ही में नवरत्न का दर्जा मिला है? आंसर हो जाएगा NRL को, यानी न्यूमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा हाल ही में दिया गया है। इस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है। इससे कंपनी को अधिक वित्तीय स्वायत्तता मिली है और विकास की स्वतंत्रता मिली है। नवरत्न दर्जा मिलने से NRL बड़े निवेश और परियोजनाओं को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ा सकेगा। दोस्तों अगर हम न्यूमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की बात करें तो ये असम राज्य में स्थित है और यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी है। स्थापना इसकी 22 अप्रैल 1993 को असम समझौते 1985 के प्रावधानों के तहत की गई थी। इस कंपनी को हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया है, इस बात को आप याद रखिएगा, और ये 27वीं नवरत्न कंपनी बनी है। हाल ही में कुछ और कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, उनको भी डिस्कस करते हैं। तो ONGC विदेश और RITES लिमिटेड और इसके अलावा इरेदा यानी IREDA को भी दिया गया है। SJVN और SECI, NHPC, रेलटेल कॉरपोरेशन को दिया गया है। IRCTC और IRFC, इन सभी कंपनियों को भी हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो उनका नाम है लुआना लोपेस लारा। तो दोस्तों
लुआना लोपेस लारा ब्राज़ील की 29 साल की उद्यमी हैं। वे दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बन गई हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग 1.3 बिलियन डॉलर बताई गई है। 2017 में उनके द्वारा अपने साथी के साथ एक स्टार्टअप की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था कालसी। ठीक है, कालसी एक प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म है जहां लोग भविष्य की घटनाओं पर ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। HSBC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ब्रेंडन नेल्सन को। तो ब्रेंडन नेल्सन जो हैं वो HSBC के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले वो अंतरिम अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया है। HSBC का पूरा नाम है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन और 1865 में ब्रिटिश हांगकांग के समय इसको स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय लंदन में है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। यह बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की वैश्विक कंपनी है और ये बैंकिंग, बीमा और निवेश प्रबंधन, क्रेडिट कार्ड, इन सभी के क्षेत्र में काम करता है। महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं तो डॉक्टर राजीव रंजन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं। डेनियल कैट्स IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक। राघव गुप्ता ओपन AI के भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख। अमर सुब्रमण्यम एप्पल में AI के वाइस प्रेसिडेंट। क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। प्रिया नायर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की CEO और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की प्रबंध निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज कौंसल का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? आंसर हो जाएगा इसका मिजोरम। तो दोस्तों, जो स्वराज कौंसल थे ये पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के पति और वर्तमान में जो भाजपा की सांसद हैं वांशुरी स्वराज उनके पिता थे। स्वराज कौंसल देश के इतिहास में सबसे कम उम्र में राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति थे। उन्हें 1990 में मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया था जब उनकी उम्र केवल 37 साल थी। इसके अलावा वह 1998 से 2004 तक हरियाणा से राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। हाल ही में हुए कुछ इम्पॉर्टेंट निधन डिस्कस करते हैं तो धर्मेंद्र का निधन हुआ जो कि प्रसिद्ध अभिनेता थे। टॉम स्टॉपर्ड का निधन हुआ जो कि हॉलीवुड के स्क्रीन राइटर थे। रॉबिन स्मिथ का निधन हुआ जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। ओडो कीर का निधन हुआ है जो कि जर्मन अभिनेता थे। ली सून जे का निधन हुआ है, ये मशहूर साउथ कोरियन एक्टर थे। कुमारी कमला का निधन हुआ है, ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी। श्री कित का निधन हुआ, ये थाईलैंड की राजमाता थी। कामिनी कौशल का निधन हुआ, ये एक एक्ट्रेस थी। जेम्स वॉटसन का निधन हुआ है जो कि DNA के खोजकर्ता थे। अगला क्वेश्चन है, इजराइल किस भारतीय राज्यों से बनेई मेनासे यहूदियों को वापस लाने की योजना बना रहा है? आंसर हो जाएगा मणिपुर और मिजोरम। यानी मणिपुर और मिजोरम में जो बनेई मेनासे यहूदी रहते हैं उनको इजराइल अपने देश बुलाना चाह रहा है। तो लगभग 5800 सदस्य हैं जिनको 2030 तक इजराइल में बसाया जाएगा। दोस्तों, बनेई मेनासे समुदाय की अगर हम बात करें तो वो खुद को इजराइल की खोई हुई 10 जनजातियों में से एक का वंशज मानते हैं। अब इन लोगों को इजराइल ले जाएगा तो कहाँ पर इनको बसाया जाएगा? तो इजराइल का जो गलील क्षेत्र है वहाँ पर इनको बसाया जाएगा। तो इजराइल के जो वर्तमान में PM हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने इस योजना को एक महत्वपूर्ण योजना बताया है। बनेई मेनासे समुदाय की अगर हम बात करें तो उनका दावा ये है कि उन्होंने 722 ईसा पूर्व इजराइल साम्राज्य की हार के बाद निर्वासित किया गया था। यानी कि उन्हें 722 ईसा पूर्व में जो इजराइल साम्राज्य की हार हुई थी उस समय इन्हें निर्वासित कर दिया गया था और वर्तमान में ये मणिपुर मिजोरम में रह रहे हैं। इजराइल की बात करें तो राजधानी इसकी यरूशलेम है। राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग। PM हैं बेंजामिन नेतन्याहू और ये देश कब बना था? 14 मई 1948 को। इजराइल के बारे में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं तो इजराइल ने जासूसी उपग्रह ओफेक 19 को हाल ही में लॉन्च किया है। जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है।
इजराइल एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बना है। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस के देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया था। इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट जरूर कर। अगला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 5 दिसंबर को। तो दोस्तों हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम थी इसकी हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज, यानी स्वस्थ मिट्टी से स्वस्थ शहर। विश्व मृदा दिवस का विचार 2002 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेस ने दिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में इसे मान्यता दी थी और 2014 में इसे पहली बार मनाया गया था। इस दिवस का उद्देश्य है मिट्टी की अहमियत, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और सतत विकास के लिए जागरूकता फैलाना। दोस्तों दिसंबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस डिस्कस करते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। 22 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है भारत में श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर। 23 दिसंबर को किसान दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है और सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस भी मनाने की शुरुआत हुई है कुछ सालों। क्वेश्चन है, विक्टोरिया विश्वविद्यालय अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोलेगा? आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा में। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया विश्वविद्यालय है वो गुरुग्राम, हरियाणा में अपना एक इंटरनेशनल कैंपस खोलने जा रहा है। यह कैंपस भारत में विदेशी विश्वविद्यालय का पहला कैंपस होगा जो VU ब्लॉक मॉडल पर आधारित होगा। दोस्तों VU ब्लॉक मॉडल में छात्र एक समय पर केवल एक विषय को 4 सप्ताह तक पढ़ते हैं। गुरुग्राम कैंपस का उद्घाटन मध्य 2026 तक होने की उम्मीद है, यानी 2026 तक इसका कैंपस शुरू हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, 600 प्रतिस्पर्धी T20 विकेट तक पहुंचने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सुनील नरेन। तो सुनील नरेन T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। आपको याद रखना है कि सुनील नरेन का संबंध वेस्ट इंडीज से है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। राहुल VS भारत के 51वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में रिकॉर्ड 48 मेडल जीते थे। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 को भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा करके जीता है। 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे हो गए हैं। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। पंजाब के नमित वीर सिंह बालिया ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब हाल ही में जीता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग या ICPL टूर 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका गगनजीत भुल्लर। तो दोस्तों भारतीय गोल्फर हैं गगनजीत भुल्लर। तो उन्होंने अभी हाल ही में इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है। इस प्रकार से वो ICPL टूर 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गगनजीत भुल्लर का संबंध किस खेल से है? तो आपको बताना है कि इनका संबंध गोल्फ से है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और जो ICPL 2025 हुआ है इसमें जो राघव चुग हैं ये दूसरे नंबर पर रहे हैं। और गगनजीत भुल्लर ICPL के इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ी भी बन गए हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा।
तो इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करंट अफेयर्स की PDF, नोट्स, ये सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें प्रीमियम कोर्स की, तो यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सभी टॉपिक विस्तार से समझाए जा रहे हैं, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है NOV600, तो आपको इसमें छूट भी मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक GK GS के जो क्वेश्चन होते हैं उसकी टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको यहाँ पर मिलेगी। और दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई है, तो इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी आप प्राप्त कर लें। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी के 100 साल से अधिक के इतिहास में पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? डॉक्टर मनाली क्षीरसागर। भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन बनी है? INS अरिदमन। आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? देहरादून। मध्य प्रदेश में 2025 में बाल विवाह के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 47। 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में रूस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत की यात्रा पर कौन आए हैं? पुतिन। DRDO ने रॉकेट स्लेज एस्केप सिस्टम का परीक्षण कहाँ किया है? चंडीगढ़। RBI ने ऊषा जानकी रमन को किस पद पर नियुक्त किया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। रेलवे बोर्ड सदस्य वित्त का पदभार किसने ग्रहण किया है? अपर्णा गर्ग। आर्चरी प्रीमियर लीग को इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में कौन सा खिताब मिला है? उभरता हुआ प्रोफेशनल स्पोर्ट इवेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत की जनगणना 2011 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो कुल जनसंख्या 1.2 बिलियन बताई गई थी। जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पुरुष जनसंख्या 623 मिलियन, महिला जनसंख्या 586 मिलियन। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। साक्षरता दर थी 74.04%। पुरुष साक्षरता दर 82.14%। महिला साक्षरता दर 65.46%। शहरी जनसंख्या 377 मिलियन बताई गई थी, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 833 मिलियन। बाल जनसंख्या 158 मिलियन 0 से 6 वर्ष के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो इनको आप नोट कर लें। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसका आंसर था श्रीमती प्रतिभा पाटिल, यानी कि हमारे देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं वो कौन है? प्रतिभा पाटिल जी। ठीक है, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी PDF मिल जाएंगी, ई बुक मिल जाएंगी, तो इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा GK GS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेगी। 1000 स्टैटिक GK की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF भी आपको ऐप पर मिलेगी, तो इन सभी को आप प्राप्त कर लें। दोस्तों, ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं, और यहां पर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे हर एक एग्जाम के लिए।